मैं नारायण अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम लाइब्रेरी साइंस के जो संभावित प्रश्न पत्र, आगामी जो क्वेश्चंस और आंसर्स जो भी पेपर आ रहे हैं, चाहे वो राजस्थान लाइब्रेरियन का हो, KVS का हो, NVS का हो या फिर नेट स्लेट, किसी भी एग्जाम में ये है इक्वली इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम रहता है और टॉपिक्स वही रहते हैं, वही कैटालॉगिंग, क्लासिफिकेशन, इंडेक्सिंग और वही सूचना स्रोत आपको पढ़ना होता है। तो इसी कड़ी में हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर मत भूलिएगा। यदि आप शेयर और सब्सक्राइब करते हैं या फिर चैनल को लाइक करते हैं, वीडियो को पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मेरा भी हौसला अफजाई रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं इसी कड़ी में अगले क्वेश्चंस की। पिछला क्वेश्चन हमारा था कि पेरेंटल कैटालॉगिंग की शुरुआत करने का श्रेय किसे गया था, तो ये सर्वप्रथम रंगनाथन महोदय से लाए थे और किसके सहयोग से लाए थे, ये सभी क्वेश्चंस हम आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की पेरेंटल कैटालॉगिंग निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये पेरेंटल कैटालॉगिंग है, ये हमारे कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन यानी CIP से संबंधित है। और CIP की शुरुआत का श्रेय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को जाता है। कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम 1904 में लाई थी, आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए इफ्ला है तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन 1927, OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरीज सेंटर, ऑप्शन सी। और क्लिप की स्थापना कब हुई थी, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन डाटा कहाँ लिखा जाता है, तो कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन जो डाटा है वो कहाँ लिखा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वर्सो ऑफ द बुक्स टाइटल पेज पे लिखा जाता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो ये 1984 में की गई थी, आप याद रखिएगा। कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन की शुरुआत 1984 में की गई थी और 1984 में ही CCF का फर्स्ट वर्जन, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट का फर्स्ट वर्जन आया था। सेकंड CCF का 1988 में और थर्ड 1992 में आया था, आप ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा 546 कि यूनिटर्म इंडेक्स को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये श्रेय हमारे मार्टिमर टोबे महोदय को जाता है। मार्टिमर टोबे 1953, आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी है CA कटर एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891 और सी ऑप्शन मेलविल डेवी 1876। DDC और पोर्ट आउटलेट और हेनरी लो फाउंटेन का संबंध FID और UDC से है। FID 1895 में आया था, वहीं UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन 1905 में आया था। ये सभी डाटा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो मैंने आपको बताया है कि यूनिटर्म इंडेक्स को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था, तो ये 1953 को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडेक्सिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर के उपयोग का शुरुआत की श्रेय किसे जाता है, तो इंडेक्सिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर की शुरुआत का जो श्रेय है वह आप सभी को पता होना चाहिए कि HP लुहान महोदय को जाता है। इसके अलावा HP लुहान महोदय का संबंध किससे है लाइब्रेरी साइंस में, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुस्तकालय सूची के उद्देश्य को चार्ल्स एमी कटर द्वारा अपनी किस पुस्तक में वर्णित किया गया है, तो ये रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग जो 1876 में आई थी उसमें वर्णन किया गया है। पुस्तकालय सूची के उद्देश्यों को चार्ल्स एमी कटर द्वारा, जो यानी कैटालॉग हैं उसके जो उद्देश्य हैं कि किस लिए ये लाई जाती हैं, क्या इसका उपयोग होता है लाइब्रेरी में, या जब आप पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में आप पुस्तकालय सूची आपके किस प्रकार सहायक होती हैं, ये सभी बातें इस रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉग में वर्णित की गई हैं और ये 1876 में आई थी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISBD जी का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया गया है, तो ISBD जी का
प्रकाशन ईफला द्वारा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा किया गया है। यूनेस्को 1946। ऑप्शन बी, पेरिस में मुख्यालय है। ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? 1876। और LC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की, और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये दोनों ही क्वेश्चंस के उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रक सूची कैबिनेट कार्ड का उद्भव किस राष्ट्र में हुआ? हर एग्जाम में आने वाला एक कॉमन क्वेश्चन, और उत्तर वही का वही, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटालॉगिंग प्रिंसिपल्स का आयोजन किस वर्ष किया गया था, जिसमें चॉइस एंड फॉर्म ऑफ हेडिंग इन ऑथर टाइटल कैटालॉग से संबंधित 12 सिद्धांतों को अपनाया गया, जो पेरिस प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 1961 में आया था, और ये ACR फर्स्ट या ACR सेकंड, कौन से ACR के जो रूल्स है वो इस पर आधारित है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISBN का विकास सर्वप्रथम गॉर्डन फोस्टर ने किया, ये कितने अंकों का था? तो 553 है क्वेश्चन नंबर। द स्टैंडर्ड बुक नंबरिंग का विकास का श्रेय गॉर्डन फोस्टर महोदय को जाता है, और ये कितने अंकों का होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में ISBN 13 अंकों का है। इससे पहले वो 10 अंकों का हुआ करता था। 1 जनवरी 2007 से इसे 10 से बदलकर 13 डिजिट में बांट दिया गया है। 13 डिजिट को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। 1 जनवरी 2007 से और ISBN के पिता की संज्ञा किसे दी जाती है? तो डेविड वाइटेकर को ISBN के पिता की संज्ञा दी जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसके अलावा पेरिस प्रिंसिपल्स तो आपको पता होगा। एक कोपेनहेगन सम्मेलन और हुआ था, वो कब आया था और वो किस प्रकार संबंधित है लाइब्रेरी में? यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, आप देखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सन 1971 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा ISSN विकसित किया गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन 3297 यानी 3297 के तहत किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? ISSN पता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, जो किताबें, मैगजीन्स, पत्र पत्रिकाओं के लिए काम में लिए जाते हैं, ये 8 अंकों का होता है। और इसका जो उद्भव है ये किस वर्ष शुरुआत हुई? तो ये आप याद रखिएगा कि 1975 में ये अस्तित्व में 1975। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, पुस्तकालय में अधिकरण संख्या यानी एक्सेशन नंबर शीर्षक पेज के पीछे बैक ऑफ द टाइटल के अलावा कहाँ पर लिखा जाता है? तो ये आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये सीक्रेट पेज पर लिखा जाता है। अधिकरण संख्या जो एक्सेशन नंबर है वो बैक ऑफ द टाइटल पेज के अलावा भी लिखी जाती है, एक सीक्रेट पेज पे लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रित संस्करण के लिए ISSN प्रदान किया जाता है, तो P का मतलब प्रिंटिंग होता है, प्रिंटिंग ISSN P के लिए आता है। अगला है EISSN, तो इलेक्ट्रॉनिक संस्करण हो गया। और M और B, C, D ऑप्शन है, M और B जो आगे लगा हुआ है ISSN के, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि M और B, जैसे P प्रिंटिंग, E इलेक्ट्रॉनिक, M और B कौन से संस्करण से ISSN में प्रयोग किए जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, तो वही EISSN होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैटालॉग या सूचीकरण डेटा है जिसे साधारण देश के राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा प्रकाशन के पहले तैयार किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसी का हमें सभी को पता होना चाहिए, जो मैंने बता चुका हूं कि प्रकाशन पूर्व सूचीकरण है, उसी का प्रयोग किया जाता है। तो कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन CIP का प्रयोग किया जाता है। कोई भी अगर आप सूचीकरण तैयार करोगे तो उससे पहले उस देश का डाटा तैयार करना जरूरी है। उस डाटा से ही आप प्रकाशन से पूर्व एक सूची बना ली जाती है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें प्रयोग की जाएगी। यदि आप कोई भी पुस्तक देखेंगे उसकी सूची पहले लगी हुई होती है, तो वही प्रकाशन पूर्व सूचीकरण है, वही CIP है, कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिज, तो प्रेसिज याद होना चाहिए, डेरिक ऑस्टिन महोदय का है। एक प्रमुख पूर्व समन्वित अनुक्रमणिक पर्णिका है जिसका निर्माण किस वर्ष किया गया था?
तो प्रसिद्ध डेरिक ऑस्टिन महोदय की हैं, और यह 1969 में आई थी अस्तित्व में। ये आप याद रखिएगा, 1969 प्रेसिज डेरिक ऑस्टिन, इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिज का निर्माण किस कार्य हेतु किया जाता है? तो प्रेसिज का निर्माण बीएनबी यानी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी की इंडेक्स बनाने में किया जाता है प्रेसिज का। और बीएनबी कब अस्तित्व में आई थी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिज से पूर्व बीएनबी में किस अनुक्रमण पद्धति का प्रयोग किया जाता था? क्योंकि प्रेसिज 1969 में डेरिक ऑस्टिन महोदय द्वारा आई थी, उससे पहले बीएनबी अस्तित्व में आ चुका था। उस समय उसमें किस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें श्रृंखला प्रक्रिया चेन प्रोसीजर का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन बी पोस्पी, पोस्पी किसकी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्विक किसकी है और क्वक किसकी है, इनकी फुल फॉर्म के साथ बताइएगा कि इनके निर्माता या इनके जो शुरुआत करने वाले हैं वो कौन कौन महोदय हैं, आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बीएनबी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी के लिए किस वर्गीकरण पद्धति द्वारा वर्ग संख्या का निर्धारण किया जाता है? तो ये डीडीसी के द्वारा, क्योंकि अधिकतर पुस्तकालयों में इस संसार में, इस दुनिया में डीडीसी का प्रयोग किया जाता है अधिक पुस्तकालयों में, और डीडीसी ही भारत में उपयोग की जाती है। इसका 19वां संस्करण, क्योंकि ये बड़े और मध्यम आकार के पुस्तकालयों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वहीं ऑप्शन बी यूडीसी की बात करूं तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो डीडीसी के 5वें संस्करण पर आधारित थी। यूडीसी के 7 संस्करण, 4 पूर्ण और 3 संक्षिप्त आ चुके हैं। इसका प्रथम संस्करण 1905 में फ्रेंच भाषा में आया था। ऑप्शन सी कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, एलसीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा 1904 में आई थी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टपी, जिसका विकास का श्रेय डीआरटीसी को जाता है। डीआरटीसी 1962 में आई थी। इसका डीआरटीसी की फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। पोस्टपी के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पोस्टपी के विकास का श्रेय गणेश भट्टाचार्य महोदय को दिया जाता है। और अगर यदि बात की जाए कि पोस्टपी किस वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है, तो ये किसी भी वर्गीकरण पद्धति पर आधारित नहीं है। ये एक बार पूछा गया था कंपटीशन एग्जाम में कि पोस्टपी जिस प्रकार प्रेसिज है वो डीडीसी पर आधारित है, वहीं पोस्टपी जो भारतीय वर्गीकरण पद्धति मानी जाती है वो किसी भी वर्गीकरण पद्धति पर आधारित नहीं है। पोस्टपी के विकास का श्रेय डीआरटीसी को जाता है, गणेश भट्टाचार्य महोदय के सहयोग से, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्विक, KWIC, इसकी फुल फॉर्म मैंने पूछी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस पद्धति को शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो क्विक पद्धति के श्रेय हैं, जो स्टार्ट करने का श्रेय है वह किसे जाता है? ये तो HP लोहान महोदय को जाता है। और HP लोहान महोदय ने 1958 यानी 1958 में इस पद्धति की शुरुआत की थी, आप याद रखिएगा। क्विक की फुल फॉर्म आपको 1958 सन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धरण अनुक्रम प्रणाली का विकास का श्रेय किसे जाता है? उद्धरण अनुक्रमण प्रणाली के विकास का श्रेय हमारे यूजिन गारफील्ड महोदय को जाता है। गणेश भट्टाचार्य का संबंध पोस्टपी से है, HP लोहान का संबंध क्विक प्रणाली से है। चारों ऑप्शंस क्लियर हैं। नेक्स्ट है यूनिटम मार्टिमर ट्यूबे 1953, सन भी आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आधुनिक जो थिसोरस है उसकी शुरुआत 1852 में हुई थी, हमको पता है। तो ये पीटर मार्क रोजेट महोदय द्वारा की गई थी। तो ये किस नाम से की गई थी? तो ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। जो शुरुआत हुई थी वो थिसोरस ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड फ्रेजर्स, यानी कोई भी थिसोरस हम बनाते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, उसके वर्ड्स के बारे में, उसकी फ्रेजेस के बारे में बनाई थी। और उससे लेकर आज तक तो थिसोरस बड़ी बड़ी थिसोरस जमा होती रहती है, चाहे हम PhD करते हैं, MPhil करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसकी शुरुआत का श्रेय पीटर मार्क रोजेट महोदय को 1852 से दिया जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना पुनर्प्राप्ति यानी इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल के क्षेत्र में थिसोरस का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल के संबंध में हेलन ब्राउजर ने किया था। और इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? यदि कोई महानुभाव जो अच्छी तैयारी करता है वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर जानता है। यदि कोई उत्तर नहीं दे पाता है तो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट बॉक्स में मैं बता दूंगा। वैसे कॉल्विन मूवर्स इसका आंसर है, इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल कॉल्विन मूवर्स। सन भी कोई बता सकता है तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि हेलन ब्राउनसन ने 1957 में सर्वप्रथम किस वर्गीकरण शोध के सम्मेलन में प्रस्तुत आलेख में सूचना पुनर्प्राप्ति के संदर्भ में थिसॉरस का वर्णन किया? तो वो था डॉकिंग कॉन्फ्रेंस ऑन क्लासिफिकेशन, उसके बारे में इन्होंने थिसॉरस का प्रकाशन किया, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना पुनर्प्राप्ति के क्षेत्र में किसके द्वारा पहला प्राय कोश यानी थिसॉरस को विकसित किया गया था? ड्यू पॉइंट के द्वारा किया गया था। ड्यू पॉइंट महोदय किसी व्यक्ति का नाम है, ये नाउन है, याद रखिएगा, कोई कंपनी नहीं है। मार्क 21, तो मार्क की शुरुआत ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और कैनेडियन राष्ट्रीय पुस्तक द्वारा की जाती है। मार्क फर्स्ट 1966 में आता है। इसमें जो पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। मार्क फर्स्ट पूछा जाएगा आपको तो 1966, मार्क सेकंड 1969 और मार्क 21 पूछा जाएगा वो 1999, यानी ये तीनों पूछे जाने की संभावना है। और तीनों का ही जो अनुरक्षण है, ये संरक्षण है, वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और कैनेडियन राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा डाटा से क्या तात्पर्य है? तो ये डाटा के बारे में डाटा है। मान लीजिएगा आप कोई डाटा संग्रहण कर रहे हैं या आप कोई डाटा कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी आप रखोगे जानकारी कि उसके डाटा को कहाँ संग्रहण किया जाए, कैसे संरक्षण किया जाए, या उसके कितने तत्व एलिमेंट्स होंगे, उनको संरक्षण करके इसकी एक विधिवत रूप से इस डाटा को संग्रहण किया जा सकता है। तो वो मेटा डाटा है, यानी डाटा के बारे में डाटा है। इसकी कुछ 15 एलिमेंट्स होते हैं, आप ये याद रखिएगा। तो मेटा डाटा इसमें से क्या है, पूछ लिया है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद बता दीजिएगा कि ब्लॉक क्या है। एक डाटा के बारे में डाटा नहीं है, ब्लॉक तो स्वयं अपने आप में एक स्वतंत्र है। और लाइब्रेरी 2.0 एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है लाइब्रेरी का, और पुस्तकालय नेटवर्क भी नहीं है। तो पुस्तकालय सूची ये हमें जानकारी देती है कि इसके अंदर भी कुछ न कुछ डाटा रखा गया है, तो ये मेटा डाटा कह सकते हैं। डबलिन कोर मेटा डाटा के कितने तत्व होते हैं? तो मैं बता चुका हूँ कि 15 तत्व होते हैं। डबलिन मेटा डाटा कार्यशाला का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? डबलिन कोर मेटा डाटा सन 1995, मेरी डेट ऑफ बर्थ आप याद रख लेगा 1995, डबलिन ओहियो में। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबलिन कोर मेटा डाटा पर कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? डबलिन कोर, आप मेटा डाटा के बारे में याद रखिएगा कि डेटा के बारे में डेटा मेटा डाटा कहलाता है। डबलिन कोर मेटा डाटा के 15 एलिमेंट्स होते हैं। डबलिन कोर मेटा डाटा की शुरुआत 1995। डबलिन कोर मेटा डाटा एक बहुत ही फेमस डाटा है, तो इसे डबलिन कोर डाटा के नाम से संग्रहित किया गया है। और ये 1995 में डबलिन ओहियो में इसकी शुरुआत की गई थी। और इस पर कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, इसका पहले नाम ओहियो लाइब्रेरी कंप्यूटर सेंटर था। OCLC और ओहियो लाइब्रेरी कंप्यूटर सेंटर की शुरुआत कहाँ की गई थी और कब की गई थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट OCLC और NCSA, और NCSA का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCF का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? तो CCF का फुल फॉर्म होती है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। इसका प्रथम संस्करण 1984, फिर 1988 और तीसरा संस्करण 1992, यानी हर 4 साल के अंतराल में तीनों संस्करण इसके आए थे। ये क्या होता है कि वार्तालाप कम्युनिकेशन का एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि इस कॉमन कम्युनिकेशन के अंतर्गत वार्तालाप लाइब्रेरी साइंस के में होनी चाहिए। तो ये एक इसका परफॉर्मा है। इसकी शुरुआत मैंने बता दी 1984 में। और इसमें किस स्टैंडर्ड का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें 2709 स्टैंडर्ड का प्रयोग किया जाता है। ये देखो, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। CCF फर्स्ट 1984, CCF सेकेंड 1988, CCF थर्ड 1992। और इसके निर्माण का श्रेय यूनेस्को को जाता है। आप ये भी याद रखिएगा, यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई थी। पेरिस में इसका मुख्यालय है। LA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1876, ऑप्शन बी इसका मुख्यालय कहाँ है, ये कमेंट बॉक्स में। OCLC के बारे में ऑलरेडी पूछ चुका हूँ। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, IFLA इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन 1927, और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। CCF का स्टैंडर्ड है जो 2709, एक फॉर्मेट एक बना दिया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कि इसका जो मानकीकरण है वो 2709 के द्वारा किया जाएगा। यदि 2709 किसी भी अंक के पीछे दिखे तो आपको पता लगना चाहिए कि यह चीज़ कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट के तहत अस्तित्व में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 584 की ISO 2709 के प्रथम संस्करण का प्रकाशन कब किया गया था? तो बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये 1973 में ISO 2709 आया था, आप ये याद रखिएगा। 1973 में आया था।
और ISO 2709 का द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो ये आप याद रखिएगा 1981 में प्रकाशित हुआ था। ISO 2709 एक मानक है, स्टैंडर्ड है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रलेखों का सूचना विशेषताओं के आधार पर विभाजन किसके सिद्धांत पर आधारित था? तो ये हैंसन एंड ग्रोगन महोदय के सिद्धांतों पर आधारित था, ये भी आप याद रखिएगा। और ये तो थी आज की हमारी संभावित प्रश्न पत्र, जो भी अपने ISO से, CCF से, मार्क से, इंडेक्स से बन सकते हैं, वो मैंने सभी एक्सप्लेन किए। सभी के सन्स को लेकर सभी के बारे में मैंने कुछ न कुछ क्वेश्चंस आपको भी दिए, ताकि आप भी इस सब्जेक्ट के टच में रहे, आप भी कुछ किताबों में खोजें, सिर्फ मेरे पे आधारित न रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपका पूरा कोर्स इसी तरह लाता रहूँगा। आप तो हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और चैनल को साझा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।